हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। ठीक है, जिसमें इंडिया और लग्जमबर्ग की मीट हुई है 20 ईयर्स में। तो ये मीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 2 डिकेड में पहली बार ये मीट हुई है लग्जमबर्ग कंट्री से। तो लग्जमबर्ग बेसिकली हमारी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री है। तो हम देखते हैं भाई ये इतनी मीट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, प्लस इसमें क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए न्यूज़ में क्यों था, तो बेसिकली न्यूज़ में तो इसीलिए था कि इंडिया और लग्जमबर्ग की जो मीटिंग हुई है वो 20 ईयर्स में हुई है। ठीक है, मतलब लास्ट 20 साल में पहली बार हुई है। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल हमारा बेसिकली अप्रोच जो चल रही है कि वो छोटी से छोटी कंट्री, चाहे वो अफ्रीका की हो या यूरोप की हो, यूरोप पे हम अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं और अफ्रीका पे ध्यान दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। तो हर एक कंट्री को कवर करने की कोशिश की जा रही है और एक वाइडर अप्रोच फॉलो की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमें हर जगह फ़ायदा होगा। चाहे वो यूएन के इलेक्शंस हो गए या कहीं भी हो गए, तो एक इंडिया को अच्छी पहचान मिलेगी, प्लस हमारा ट्रेड बूस्ट होने के चांसेस हैं और बहुत ही सॉफ्ट पावर डेवलप होगी। ये सॉफ्ट पावर प्लस हमारा ट्रेड। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे 3 बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, लग्जमबर्ग के साथ। तो अब लग्जमबर्ग के साथ बेसिकली हमारा फाइनेंशियल स्पेस को लेके ही जो भी एग्रीमेंट हुए हैं फाइनेंशियल स्पेस को लेके हुए हैं। ठीक, तो भाई लग्जमबर्ग से जो एग्रीमेंट हुए, प्लस हमारा जो अप्रोच रही है लग्जमबर्ग को लेके, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखिए लग्जमबर्ग हमारा थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में। तो देखिए हमारे एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूएस से आता है, फिर मॉरिशस से आता है और उसके बाद लग्जमबर्ग से आता है। तो कहीं ना कहीं लग्जमबर्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अब लग्जमबर्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो जो भी लोकेशन न्यूज़ में होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए ये हमारा लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग हमारा पूरी तरह लैंड लॉक्ड कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप की लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक, वेस्ट में कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है किससे? जर्मनी से। ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ में बेल्जियम से, और हमारा साउथ में ये फ्रांस से कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है। तो पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री है। तीन कंट्रीज़ के बीच में एक कंट्री है ये। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखिए 3 एग्रीमेंट हमने कौन कौन से इसमें साइन किए हैं। तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का साइन हुआ है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का एक हुआ है इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, और लक्स इनोवेशन एंड इन्वेस्ट इंडिया का आपस में साइन हुए हैं। तो ये 3 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। ये एग्रीमेंट तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनके नाम इतने मतलब कोई इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पेपर से। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि इंडिया ने इनवाइट किया है लग्जमबर्ग को CDRI ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे भाई CDRI क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अब CDRI कहीं ना कहीं फिर से न्यूज़ में आ गया कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया है। तो CDI हमारा बेसिकली है कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक कोलिशन है कैसे, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए हमारा CDI बेसिकली लॉन्च किया था पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में। ठीक है, कहाँ पे किया था? यूएन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक क्लाइमेट एक्शन समिट होती है जहाँ पे सारे डेवलप्ड डेवलपिंग और सारे देश मिलते हैं, जो भी डिज़ास्टर्स को लेके थोड़ा पीड़ित हैं या जो भी झेल रहे हैं डिज़ास्टर्स या जो प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो एक समिट होती है। ठीक है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि डिज़ास्टर कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है हर एक कंट्री को, किसी भी तरह का डिज़ास्टर हो। ठीक, तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज जनरेट होती है, प्लस एक्सचेंज होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स को लेके और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेके। ठीक, तो बेसिकली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका कि कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम भी क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। ठीक है, रेजिलिएंट मतलब कि जो भाई विद स्टैंड कर सके एडवर्स कंडीशन में भी। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो वो विद स्टैंड कर सके, बकल ना करे। ठीक, तो हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
तो इसीलिए ये मीट होती है जहाँ पे सब लोग भाई अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जो डेवलप्ड हैं वो डेवलपिंग के साथ करते हैं, डेवलपिंग अंडर डेवलप के साथ करते हैं, अंडर डेवलप के साथ डेवलप्ड करते हैं। तो ऐसे पूरा कंप्लीट एक्सचेंज चलता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या भाई, अब एक मैकेनिज्म बनाया गया है असिस्ट करने के लिए कंट्रीज़ को, कि भाई उनके पास जो भी एक बढ़िया उनके पास स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर हो, वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। जिससे कि क्या मतलब एक जो डिवाइड है ना, लार्ज इकोनॉमी स्मॉल इकोनॉमी, कहीं ना कहीं ये आइडियाज़ में डिवाइड ना हो, गैप हो, ये आइडियाज़ में डिवाइड ना हो कि जो एक लार्ज इकोनॉमी ने जो एडवांसमेंट की है पर्टिकुलर जगह, वो एडवांसमेंट को छोटी इकोनॉमी को करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उससे ही वो टेक्नोलॉजी ले सकें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बाकी जो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी अपना सकें, ठीक। तो इसलिए हमारी ये मीट होती, सबमिट होती, सब मिलते हैं वहाँ पे। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीइंग अ कंट्री कि जो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा प्रोन है कहीं ना कहीं डिज़ास्टर्स को लेकर, ठीक है। और हमारे आसपास भी जो कंट्रीज़ हैं, एशिया में कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गई, ठीक, जापान हो गई, हमारा ये नीचे के आइलैंड्स हो गए, जो भी आर्किपेलागो हैं, तो सब डिज़ास्टर से बहुत प्रोन है। तो और वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी डिज़ास्टर से पीड़ित भी हैं और प्रोन भी हैं, ठीक। तो वो आपस में मिलेंगी, ठीक, डेवलप्ड इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी सब मिलेंगी आपस में, आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, ठीक। प्लस देखिए कोई भी डिज़ास्टर कभी भी आता है, ठीक है। आप कोविड ही देख लो, ठीक। हालांकि कोविड मतलब एक पैंडेमिक है, ठीक है। तो लेकिन देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, जो वीकर सेक्शन होता है, ठीक है। विमेन सफ़र करती हैं, ठीक, बच्चे सफ़र करते हैं। तो जो वीकर सेक्शन हो गया, विमेन हो गई और जो चिल्ड्रन हो गए, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक। बाकी तो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत भले टाइम लग जाए पर निकल जाते हैं, पर इनको बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भाई कि कौन सी कंट्रीज़ ने, किन कंट्रीज़ ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो भी हाई डिज़ास्टर रिस्क एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे बेनिफिट करेगा, ठीक है। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई अगर जापान ने सपोज़ अर्थक्वेक में अच्छा काम किया है, ठीक है, कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में अच्छा काम किया है, ठीक है। एक इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अर्थक्वेक को लेके, तो हम कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, इंडिया के लिए क्या, अगर आप अपनी कंट्री देखो, ठीक है, तो हम कम्प्लीटली डिज़ास्टर प्रोन है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिल गए एवलांच हो गए, ठीक है। और हमें इधर फ्लड मिल गए, इधर अर्थक्वेक मिल गए, अर्थक्वेक इधर मिल गए, ठीक। अच्छे खासे हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। ये किनारे के यहाँ यहाँ आपको ड्रॉट मिल सकता है, इधर ड्रॉट मिल जाता है। तो आपको ड्रॉट मिल रहा है, अर्थक्वेक मिल रहा है, फ्लड मिल रहे हैं, ठीक, सुनामी देखने को मिल रही है कोस्टल एरियाज़ में, साइक्लोन आ रहे हैं। तो हर तरह के आपको डिज़ास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोन है डिज़ास्टर को लेके, उसके लिए कहीं ना कहीं CDRI हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक राइट डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा कदम है। अगर आप देखेंगे कि भाई अगर आप जो DRR कहता है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो उसमें सेंडई फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो एक सेंडई फ्रेमवर्क है, उसमें कहा जाता है कि अगर भाई आप $1 लगाते हो DRR पे, यानी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे $1 लगाते हो, तो आप अपने $7 बचा लेते हो, ठीक है। तो $7 आप गेन करोगे अगर आप $1 लगाओगे। तो ये इतना फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं भाई कि हर साल डिज़ास्टर से कहीं ना कहीं 2% का GDP लॉस हो जाता है, ठीक है। और हमारी तो अप्रोच भी है कि भाई हमें ज़ीरो कैजुअल्टी फॉलो करनी है। तो इंडिया की क्या अप्रोच है कि भाई हमें ज़ीरो कैजुअल्टी चाहिए, हमें डिज़ास्टर में कोई भी कैजुअल्टी नहीं चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी डिज़ास्टर की प्लानिंग हो, तो हम बेसिकली 3 फेज़ में पूरी कंप्लीट प्लानिंग करें, ठीक है। कि डिज़ास्टर के आने से पहले क्या करना है, डिज़ास्टर के टाइम क्या करना है प्रेजेंट में, और डिज़ास्टर के बाद क्या करना है, ठीक है। आने से पहले हमारा क्या इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होना चाहिए, और जब डिज़ास्टर आ जाए तो उस टाइम हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या नहीं करना है, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। प्लस जब चला जाए तो भी हमारा रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान है, कैसे जिनको इवैक्यूएट किया था, ठीक है, जो बेचारे जिन्होंने अपना घर खोया है, बाकी चीज़ों में बहुत कुछ खोया है, उनको कैसे करना है, बाकी मेडिकल फैसिलिटी कैसे देनी है, और उनको कैसे सपोर्ट करना है, वेलफेयर कैसे करना है। तो तीनों फेज़ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। तो सबको लेकर कंप्लीट एक पैकेज तैयार किया था कि भाई डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक।
हालांकि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। इस पे आगे फ्यूचर में अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल एक लेक्चर तैयार होगा, लेकिन ये अगर नटशेल में बताया जाए तो बेसिकली इसी के लिए है, ठीक है, CDRI कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन किया जाए, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट था कि भाई जो CDRI हमने इन्वाइट किया है लग्जमबर्ग को, तो लग्जमबर्ग भी, लग्जमबर्ग एज अ कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस CDRI तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।